17 फरवरी 2007 ईवा विस्नरिस्का नाम की 35 वर्षीय जर्मन पैराग्लाइडर फिलीपींस के मनीला में होने वाली पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए अपने 200 साथियों के साथ साउथ वेल्स की पहाड़ियों पर पहुंचती है। हालांकि मौसम उस दिन उड़ान के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी सभी ने उड़ने का फैसला लिया। ईवा ने भी अपने पैरासूट, जीपीएस, रेडियो और मोबाइल को अच्छे से चेक किया और 12:57 पर साउथ वेल्स की पहाड़ियों से अपने पैरासूट के जरिए उड़ान भरी। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ईवा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सन्न रह गई। उसने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि ईवा को आसमान में 2 बड़े और काले बादल नजर आ रहे थे, जो कि आने वाले एक बड़े और भयानक तूफान का संकेत दे रहे थे। यहाँ पैराग्लाइडर्स को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो इस भयानक तूफान की चपेट में न आ जाएं। इसलिए ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए सभी पैराग्लाइडर्स ने तुरंत ही लैंड करने का फैसला लिया। लेकिन अफसोस, इस तूफान ने ईवा को इतना समय ही नहीं दिया कि वो लैंड कर पाए, और वही हुआ जिसका ईवा को डर था। कुछ ही देर में उस भयानक तूफान ने ईवा को अपने आगोश में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ उसके बाकी सभी साथी सही सलामत लैंड कर पाने में कामयाब रहे। चारों तरफ कड़कड़ाती बिजली, घनघोर अंधेरा और तेज हवाएं। इस टाइम ईवा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे। ये सब ईवा के लिए तो ऐसा था जैसे मानो किसी ने उसे एक बड़े महासागर में 100 भूखी शार्कों के बीच में छोड़ दिया हो। ईवा ने जैसे तैसे करके अपनी टीम को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके सिग्नल लॉस्ट हो चुके थे और साथ ही उसके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जमीन पर लैंड करने से मात्र कुछ सेकंड पहले ही उनका एक चाइनीज पैराग्लाइडर साथी तेज हवाओं और तूफान की चपेट में आने के कारण रास्ता भटक गया, जिसके कारण कुछ देर बाद ही उस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसकी मौत हो गई, जो उसके साथियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इधर कुछ ही देर में तूफान ने ईवा को 7000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ईवा को लगा कि अब वो 10 से 12 सेकंड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का दाब इतना कम हो जाता है कि सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि हवा का दाब कम हो जाने की वजह से हमारी बॉडी लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को तेजी से यूज करने लगती है। ऐसे में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से ईवा की जान भी जा सकती थी। साथ ही इस हाइट पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर भी -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कपकपा देने वाली ठंड और अपर्याप्त ऑक्सीजन, इस सिचुएशन को ईवा फेस नहीं कर पाई और कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गई। इसके बाद पैरासूट से ईवा का कंट्रोल भी पूरी तरह से हट चुका था। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति का तूफान अब ईवा को 9946 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा चुका था, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 1000 मीटर ज्यादा है। इस ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तापमान और भी ज्यादा गिरकर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ऐसे में ईवा की जान जाने के बड़े खतरे के साथ साथ ब्रेन डैमेज और ऑर्गन फेलियर का भी एक बड़ा खतरा था। इस समय ईवा की बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो चुका था और बेहोश होने के बाद बॉडी का वेट एक साइड में झुक जाने के कारण अब पैरासूट भी एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द यानी 360 डिग्री के सर्कल में चक्कर काटने लगा। ऐसे में ईवा के जिंदा बचने के चांस अब ना के बराबर हो चुके थे, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और ईवा का पैरासूट अपने आप ही तेजी से नीचे की ओर आने लगा। अब उसका पैरासूट 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगा था, जो कि किसी लोअर लेवल पर किए गए फ्री फॉल से कहीं ज्यादा था। कुछ ही देर में ईवा 6900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पर्याप्त ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की हीट के कारण ईवा की बॉडी अब कुछ गर्म होने लगी थी और लगभग 45 मिनट से ज्यादा समय तक बेहोश रहने के बाद फाइनली ईवा को होश आने लगा। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अब भी वो जिंदा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि काफी लंबे समय तक -55 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में रहने के कारण उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और उसका हार्नेस भी हेलस्ट्रोम यानी कि ओलों से भरा हुआ था। इस सिचुएशन में ईवा अपने हाथ पाँव को हिला तक भी नहीं पा रही थी। ऐसे में बिना ग्लाइडर को कंट्रोल किए उसके जिंदा बचने की पॉसिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन उसके पास जिंदा बचने का ये आखिरी मौका था, जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। ऐसे में ईवा ने एक बार फिर से खुद को पूरी ताकत के साथ तैयार किया और अपनी बॉडी में बची हुई पूरी ताकत के साथ अपने हाथों को मजबूती से उठाकर ग्लाइडर को कंट्रोल करना शुरू किया। दूसरी ओर ईवा की टीम भी अब तूफान के चले जाने के बाद उनकी खोज में जुट गई थी, जिन्हें ईवा के जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर ही थी। शाम 3:03 पर तमाम परेशानियों और दिक्कतों को झेलते हुए फाइनली ईवा एक छोटे से खेत में लैंड कर पाने में कामयाब रही।
ये क्षण ईवा के लिए ऐसा था मानो उसे भगवान ने दूसरा जीवन दे दिया हो। लेकिन परेशानी अभी भी कायम थी, क्योंकि हड्डी तोड़ देने वाली ठंड के कारण ईवा के कान बिल्कुल लाल हो चुके थे। उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी काफी ज्यादा डाउन हो चुका था। ऐसे में उसे जरूरत थी तो किसी बाहरी मदद की जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। उधर ईवा के साथी अब भी उसे लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इधर ईवा ने भी अपना रेडियो निकाला और अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था। ईवा की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी एक बार फिर से चमत्कार होता है और ईवा के मोबाइल फोन की घंटी बजती है, जिसे वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। ये फोन ईवा के साथियों का ही था जो उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो ईवा ने उन्हें तुरंत ही अपनी लोकेशन बताई और अगले कुछ ही पलों में उसके साथी अब उसके पास मदद के रूप में पहुंच चुके थे। अपने साथियों को अपने पास देखकर ईवा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ईवा के साथियों के लिए भी ये एक बेहद इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि एक और जहां उन्हें ईवा के जिंदा बचने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर अपने साथी पैराग्लाइडर को खोने का गम भी था। लेकिन ये तो सिर्फ ईवा के जिंदा रहने की जिद और जुनून ही था जिसने उसे मौत को भी अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और साथ ही अनजाने में ही सही, लेकिन इतनी ऊंचाई से बिना किसी खास सुरक्षा उपकरणों के जिंदा लौटने पर ईवा अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर चुकी थी।